हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आप सब जानते हैं कि हमने 10th की एक सीरीज स्टार्ट करी। उसमें हमने एक चैप्टर को खत्म किया, विद्युत धारा, और उसके कुछ एमसीक्यू करे। फिर मुझे बच्चों के काफी कमेंट्स आए कि उनका लास्ट टाइम है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, मतलब आपका लास्ट टाइम है पढ़ने का। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा करो कि आप जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उनके सबके एमसीक्यू करवा दो। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारों के एमसीक्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस से हम क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो एमसीक्यू से क्या होगा, आपका चैप्टर रिवीजन भी होगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी होगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू जब भी बोर्ड पर सामने आए तो आपको वीडियो पॉज करनी है और फिर क्लिक करना है और फिर देखना कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मानव नेत्र। इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं, तो देखते हैं। पहला सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, यहां पड़ता नहीं बनता है, यह भी हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं कि हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के किस भाग पर बनता है। बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। सुनो, जब हम आंख को बाहर से देखते हैं, एक तो होती है हमारी आंख अंदर की तरफ और एक होती है आंख बाहर से। तो जब भी हम आंख को बाहर से देखते हैं बच्चों, जैसे कि ये हमारी आंख है, तो हमें इस आंख में क्या क्या दिखाई देता है वो मैं आपको बताता हूं। ये जैसे कि हमारी आंख है, तो आपको आंख में क्या दिखेगा? आपको आंख में जो सबसे बड़ा पार्ट दिखता है वो क्या दिखता है? व्हाइट कलर का पार्ट बच्चों। जैसे कि ये सफेद कलर का भाग होगा, बीच में आपको एक गोला सा नजर आता है बच्चों। बीच में आपको क्या नजर आता है? बीच में आपको ऐसा गोला सा नजर आता है। इस गोले के अंदर आपको एक और गोला नजर आता है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको ये वाली आंख दिखाई देती है बच्चों। इस आंख में क्या है कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये सफेद वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा वाला पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? स्क्लेरा वाला भाग। कौन सा भाग बोलेंगे बच्चों? स्क्लेरा। ये जो हमने आपको येलो कलर से बनाया इसे हम बोलते हैं परितारिका। और बच्चों ये जो परितारिका होती है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कलर की होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस परितारिका में अलग अलग वर्ण पाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि ऐश्वर्या राय की आंख आपने देखी होगी, आप बोलते हो कि ऐश्वर्या राय की आंखें नीली है, भूरी है। तो ये जो परितारिका होती है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कलर की होती है। उसके बाद आपको ये बीच में ये वाला पार्ट दिखेगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं बच्चों? पुतली। अब सुनना बच्चों ध्यान से, इस आंख के ऊपर, जैसे कि हमारी आंख है, इस आंख के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है बच्चों। पारदर्शी झिल्ली, पारदर्शी झिल्ली, जिस झिल्ली में हम आर पार देख सकते हैं, इसी झिल्ली को हम बोलते हैं पारदर्शी झिल्ली। मतलब आंख के बाहर एक पारदर्शी झिल्ली होती है इन सब पर, जिसे हम बोलते हैं कोर्निया बच्चों। क्या नाम देते हैं उसे? कोर्निया। क्या नाम देते हैं बच्चों से? कोर्निया। और आपसे पूछा जाए कि बताओ आंख में सबसे ज्यादा अपवर्तन किस भाग से होता है, तो आप आंख में सबसे ज्यादा अपवर्तन जिस भाग से होगा वो भाग है कोर्निया। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि आंख में जो प्रकाश है वो कहां से प्रवेश करता है, तो आप बोल देना कि आंख में जो प्रकाश है वो पुतली से प्रवेश करता है बच्चों। कहां से प्रवेश करता है? पुतली से। क्या कहा मैंने? आंख के किस भाग में अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है, तो किस भाग में होता है? कोर्निया में। आंख के किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है, तो वो मतलब कौन सा भाग होता है? पुतली होती है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइरस। फिर ये परितारिका क्या करती है बच्चों? सुनना ध्यान से, ये परितारिका क्या काम करती है, सुनो। जब भी आप धूप में जाओगे बच्चों, कहां जाओगे? धूप में। तो जैसे कि आप अंधेरे कमरे में हो, अब आप अंधेरे कमरे से निकलकर धूप में जा रहे हो, और जैसे आप धूप में जाओगे आपकी आंखें एक साथ चुंदिया जाएगी बच्चों, आपकी आंखें छोटी हो जाएगी, आपकी आंखें छोटी हो गई। फिर जैसे आप उजाले से एक साथ अंधेरे कमरे में जाते हो तो आपकी आंख बड़ी हो जाती है। मतलब ये जो परितारिका है, ये परितारिका क्या करती है? ये परितारिका इस पुतली को छोटा और बड़ा करती है। ये परितारिका क्या करती है? इस पुतली को छोटा भी कर देती है और इस पुतली को बड़ा भी कर देती है। ऐसा क्यों? तो बच्चों आपकी आंखों के अंदर, जब हम अंदर की आंख को देखेंगे, आंख का अंदर भाग, अंदर वाला भाग गोलाकार भाग होता है बच्चों। कैसा भाग होता है? ऐसा। आपको बता दूं,
आपके जो अंदर वाला भाग होता है इस प्रकार गोलाकार भाग होता है बच्चों, ये तो आपके अंदर वाले भाग में इस जगह पे आपके प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। अगर अनियंत्रित प्रकाश आंख के अंदर चला गया तो ये जो सुग्राही कोशिकाएं होती है, कौन सी कोशिका होती है? सुग्राही का अर्थ होता है सेंसिटिव कोशिकाएं। तो ये जो सेंसिटिव कोशिकाएं होती है बच्चों, इनके खराब होने का, इनके खत्म होने का मतलब इनके नष्ट होने का खतरा होता है बच्चों। इसलिए क्या होता है, इसलिए परितारिका पुतली को छोटा और बड़ा करती है ताकि नियंत्रित प्रकाश की मात्रा ही आंख के अंदर जाए, ताकि ये जो सुग्राही कोशिकाएं नष्ट होने से बच जाए। समझ में आया? तो हमने क्या कहा, जब हमें आंख का पार्ट दिखा तो हमें सबसे पहले कौन सा पार्ट दिखा, जैसे कि ये वाले पार्ट हमें बाहर से नजर आ गए, जिसमें परितारिका क्या काम करती है, परितारिका पुतली को कंट्रोल करती है, पुतली को नियंत्रित करती है ताकि नियंत्रित प्रकाश की मात्रा कहां चली जाए, अंदर चली जाए बच्चों। आगे हम बात करते हैं, आगे आपको आंख का चित्र बताते हैं। इधर देखना, आपका जो आंख होती है नेत्र गोलक होता है, क्या होता है, गोलाकार भाग होता है आंख, इस प्रकार से, है ना। आपका आंख इस प्रकार से भाग होता है, जिसमें सबसे बाहरी भाग होता है जो कि पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्निया बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, कॉर्निया। इसके बाद आपको क्या दिखेगा बच्चों, आपको यहां दिखेगी परितारिका, आपको यहां क्या दिखेगी, ये परितारिका, यहां पर आपको क्या दिखेगी, परितारिका। उसके बाद परितारिका के बाद आपको यहां पर बीच में, आपको इस बीच वाले भाग में आपको दिखेगी पुतली, ये होती है पुतली, यहां से जो है वो प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद आपको क्या नजर आएगा, उसके बाद आपको नजर आएगा यहां पर आपको नजर आएगा अभिनेत्र लेंस बच्चों। क्या नजर आएगा, अभिनेत्र लेंस। ये अभिनेत्र लेंस ही होता है जो कि क्या करेगा, ये अभिनेत्र लेंस ही होगा जो कि आपकी आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, और जो प्रतिबिंब बनता है वो इस जगह बनता है बच्चों। प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब बनता है इस जगह को हम बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। इस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दृष्टिपटल, या इसे हम बोलते हैं रेटिना वाला पार्ट। तो यहां आपका बनता है प्रतिबिंब बच्चों, इसे बोलते हैं रेटिना। तो हमने कहा कि हमें क्या दिखा, हमें दिखा अभिनेत्र लेंस। क्या दिखा, अभिनेत्र लेंस, और अभिनेत्र लेंस ने प्रतिबिंब बनाया, और वो प्रतिबिंब कहां बना, वो प्रतिबिंब बना रेटिना पर। कहां बना बच्चों, रेटिना पर प्रतिबिंब बना। तो अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र में जो आपका लेंस है, ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है अभिनेत्र लेंस, और इस अभिनेत्र लेंस की जो आकृति होती है उत्तलाकार, मतलब आपकी आंख में उत्तल लेंस होता है, और ये उत्तल लेंस आपकी आंख पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। वो किस जगह बनाता है बच्चों, दृष्टिपटल पर। मतलब आंख पर जो प्रतिबिंब बना वो कहां बना, दृष्टिपटल पर। क्या क्या, मुझे तो परितारिका क्या करती है, पुतली को नियंत्रित करती है ताकि क्या हो, नियंत्रित प्रकाश की मात्रा ही आंख के अंदर जा सके। जैसे ही प्रकाश अंदर चला गया तो इस किससे टकराएगा, इस अभिनेत्र लेंस से टकराएगा, और प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना पर बना देगा। इस अभिनेत्र लेंस को जो पकड़े रहता है, इस अभिनेत्र लेंस को कुछ चीजें पकड़े रहती है जिन्हें हम बोलते हैं स्नायु मंडल। क्या बोलते हैं बच्चों, स्नायु मंडल। इस अभिनेत्र लेंस को हम बोलते हैं स्नायु मंडल। मतलब अभिनेत्र लेंस के ऊपर इनको कुछ कोशिकाएं इसको नियंत्रित रखती है, इसे जकड़े रखती है, उन्हें क्या बोलेंगे, स्नायु मंडल। इस स्नायु मंडल के बाहर भी कुछ कोशिकाएं निकली होती है बच्चों। क्या निकली होती है, कुछ कोशिकाएं निकली होती है ऐसे, जिन्हें हम बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम द्रक तंत्रिकाएं। सॉरी बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं पक्षमाभ पेशियां। क्या बोलते हैं इन्हें, पक्षमाभी पेशियां। ये पक्षमाभी पेशियां क्या करेगी, ये पक्षमाभी पेशियां इस अभिनेत्र लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम करती है बच्चों। जैसे कि मैंने कहा कि परितारिका ने क्या किया, परितारिका ने पुतली को छोटा और बड़ा किया, उसी प्रकार पक्षमाभी पेशियां भी इस अभिनेत्र लेंस को कंट्रोल करती है, इस अभिनेत्र लेंस को नियंत्रित करती है। कौन, ये पक्षमाभी पेशियां। मतलब इस अभिनेत्र लेंस को मोटा भी कर देती है, इस अभिनेत्र लेंस को पतला भी कर देती है। जिससे क्या होगा, जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है बच्चों, क्या बोला मैंने, जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, मतलब हम दूर तक देख पाते हैं। और जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जब अभिनेत्र लेंस गोल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पास का स्पष्ट देख पाते हैं। जैसे कि आप क्या करना, एक पेन को दूर रखना और दूर रखते रखते इसे पास में लाना। तो आप पास में लाओगे, जब आप इस पर फोकस करोगे तो आपकी आंखें दर्द होगी, क्योंकि आपको इसको देखने के लिए आपका अभिनेत्र लेंस कैसा होना चाहिए, गोल। तो इस अभिनेत्र लेंस को गोल कौन करती है, पक्षमाभी पेशियां। तो अगर आपसे पूछे कि पुतली को कंट्रोल करती है परितारिका, उसी प्रकार अभिनेत्र लेंस को कंट्रोल कौन करती है, पक्षमाभी पेशियां। चलो अब हम सवालों पर आते हैं और करते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। सुनो,
तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो भाग कौन सा होता है बच्चों? रेटिना। और इसे हमने क्या नाम दे दिया? दृष्टि पटल। क्या नाम दे दिया बच्चों? दृष्टि पटल। इसे हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आगे, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? सुनो, एक व्यक्ति है, आप क्या करना, एक मार्कर लेना या एक पेन लेना, उस पेन को आपकी आंख के पास लाना। जैसे आप धीरे धीरे से पास लाओगे और पास लाओगे और पास लाओगे तो धीरे धीरे ये मार्कर आपका धुंधला होने लग जाएगा, मतलब आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसे स्पष्ट देखना है, वो भी न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट देखना है। तो वो दूरी है 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम आप तक कहां तक देख सकते हो? तो आपको चंद्रमा दिखाई देता है, आप बोलोगे हाँ। आपको तारे दिखाई देते हैं, हाँ। तो आप बोलोगे कि आप अधिकतम कहां तक देख सकते हो? अनंत तक। तो आपने क्या बोला कि आप न्यूनतम कहां तक देख पाते हो? आपसे पूछा गया कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। बच्चों न्यूनतम दूरी तो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी है? अनंत। चलो आगे बढ़ते हैं। आंख का व्यवहार होता है, तो हमने कहा कि हमारा जो अभिनेत्र लेंस है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हमने अभी बोला उत्तल लेंस, दो बार आ गया क्वेश्चन। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे हम कहते हैं, सुनना, जब हमने मानव नेत्र पढ़ा, सुनो इधर देखना बच्चों, इधर देखो, ये मानव नेत्र। इस मानव नेत्र में दो बिंदु पाए जाते हैं। एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? एक बिंदु होता है जिसे हम बोलते हैं पीत बिंदु बच्चों। क्या बोलते हैं इसे? पीत बिंदु। पीत बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर जैसे कि हम किसी भी चीज को गौर से देखते हैं ना, घूर कर देखते हैं, तो उस घूर कर देखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का, वो कहां बनता है? पीत बिंदु पर। और जब कोई भी वस्तु, जैसे कि हम रोड पर जा रहे हैं, हम तो कुछ चीजें देखते हुए जा रहे हैं, तो हम देखते हुए जा रहे हैं, मतलब हम उसको घूर कर नहीं देख रहे, से नॉर्मली दिखाई दे रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अंध बिंदु पर। कहां बनता है बच्चों? अंध बिंदु पर। कहां बनता है? अंध बिंदु पर। तो कितने बिंदु हैं? दो बिंदु। एक तो गया पीत बिंदु, मतलब जब भी हम किसी चीज को घूर कर देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा पीत बिंदु पर। अगर नॉर्मली चलते फिरते हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है अंध बिंदु पर। तो हमसे क्या बात कर रहे हैं, इधर देखना बच्चों। सवाल ये है हमारे पास, सवाल क्या है हमारे पास? सवाल है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं है, कहने का अर्थ है कि हम वहां पर जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो अच्छी तरीके से नहीं बन रहा, वो कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु। और जब हम घूर कर देखेंगे तो प्रतिबिंब स्पष्ट तरीके से बनेगा, तो वो बिंदु कौन सा होगा? पीत बिंदु बच्चों। आगे बढ़ते, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब अभी हमने देखा ही दृष्टिपटल पर बनता है बच्चों। आगे बढ़ते, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सुनो इधर देखो बच्चों, सुनो, मैंने कहा जैसे कि ये वस्तु दूर रखी है तो मैं इस वस्तु को देखूंगा, सुनना, जैसे इसे पास में लेके आऊंगा तो ये हमें स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए हमारे नेत्र गोलक को क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। या हम बात करें अभिनेत्र लेंस को क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। या अभिनेत्र लेंस को मोटा होना पड़ेगा। और इन्हें पतला और मोटा कौन करती है? पक्षमाभी पेशियां बच्चों। तो इस अभिनेत्र लेंस को मतलब क्या हुआ? जब अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है बच्चों, अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है। इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? इसकी फोकस दूरी घट जाती है। और जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है बच्चों तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है कि जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो हम दूर तक का देख पाएंगे, और जब फोकस दूरी घट जाएगी तो हम पास का देख पाएंगे। तो हम क्या कहें कि फोकस दूरी का, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना या बढ़ना, मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की हम क्या करते हैं? हम फोकस दूरी को क्या करते हैं? समायोजित करते हैं। और समायोजित करने की इस घटना को हम बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं बच्चों? समंजन क्षमता। आगे बढ़ते हैं, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, सुनो, नेत्र दोष की बात करते हैं बच्चों। तो आंख में दो प्रकार के नेत्र दोष होते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष, या इसे बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। यहां पर आपको एक लाइन याद करनी है बच्चों कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या याद करनी है बच्चों? बुलाती है मगर जाने का नहीं। निकट दृष्टि दोष क्या बुला रहा है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष क्या बुला रहा है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। निकट दृष्टि दोष वो होता है जहां हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें हमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी, मतलब बुलाती है मगर जाने का नहीं। मतलब
क्या कहा हमसे? जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब कहां की वस्तु को साफ देख सकता है? दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तु को हम साफ देख पाएंगे कौन से दोष में? दीर्घ दृष्टि दोष में। समझ में आया? तो इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। आगे बढ़ते बच्चों। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, सुनना बच्चों, जब भी हम वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, मतलब हकीकत में बनेगा, और बनता है उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके साथ हमेशा क्या बनेगा? उल्टा। फिर आप बोलोगे कि सर फिर हमें तो प्रतिबिंब उल्टा तो नजर ही नहीं आता। तो आपको क्या करता है, जैसे ही आपके रेटिना पर क्या हुआ? प्रतिबिंब बना, वास्तविक व उल्टा, इसकी सूचना दृक तंत्रिका अपने अंदर लेगी और मस्तिष्क तक ले जाएगी, और मस्तिष्क आपके इस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। तो मस्तिष्क क्या करेगा? प्रतिबिंब को सीधा करने का काम करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्षमता, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो मुझे बताओ कौन करेगी? आइरिस द्वारा? नहीं, ये तो पुतली होती है। नेत्र लेंस द्वारा? नहीं। कॉर्निया द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? सिलियरी पेशियों द्वारा। बेटा सिलियरी का अर्थ होता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी। मुझे बताओ, आपने कहा था ना अभी नेत्र लेंस को कौन कंट्रोल करती है? पक्षमाभी पेशियां। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो हमने देखा है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। देख लिया। आगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? मैंने कहा जो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा, तो मुझे बताओ पुतली को नियंत्रित करने वाला कौन था बच्चों? परितारिका। हाँ या ना बोलो, अभी हमने देखा कि नहीं देखा? बोलो। आगे बढ़ते हैं। सुनो, कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम कहते हैं, सुनो क्या कहा हमने कहा कि कोर्निया क्या है? कोर्निया हमारी आंख के बाहर एक पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। जैसे हम उसके पीछे जाएंगे तो हमें क्या नजर आएगी? परितारिका नजर आएगी। हमें क्या नजर आएगा? हमें उसके बाद स्क्लेरा नजर आएगा। तो हमें क्या नजर आया बच्चों? परितारिका नजर आए। क्या नजर आए? परितारिका। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो मुझे एक बात बताओ, निकट दृष्टि दोष क्या होगा? बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। अब निकट की वस्तुओं को अपने को साफ देखना है तो फोकस दूरी कम होनी चाहिए। फोकस दूरी कब कम होगी? जब नेत्र जो होगा वो गोल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो हम यही बात करें कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभी नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना? नहीं बच्चों। अभी नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया अभी नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी। तो हम निकट की वस्तुओं को साफ देख लेंगे। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है बच्चों। वापस अपने माइंड पर रख लेना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। निकट की वस्तुएं साफ कब दिखाई देगी? जब अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाएगी। आगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का? देखो, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करती है बच्चों? परितारिका। याद है ना क्या कहा था हमने? कि पुतली से प्रकाश अंदर जाएगा और पुतली से प्रकाश अंदर जाएगा और उस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है तो वो कौन करेगी? परितारिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, मैंने कहा था कि नेत्र में अधिकांश अपवर्तन कौन करता है बच्चों? कोर्निया। तो कहां है कोर्निया? ये रहा भैया, मिल गया। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है। सुनना बच्चों, नेत्र दोष के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो नेत्र दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपको इसके बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत। नेत्र दोष, तो हमारे पास नेत्र दोष होते हैं, वो होता है निकट दृष्टि दोष। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि निकट दृष्टि दोष क्या होगा? वह दोष जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे, निकट दृष्टि दोष होगा।
इसके लिए हम इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मेरे चश्मा लगी हुई है बच्चों, इसमें मुझे क्या है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, इसलिए ये अवतल लेंस होगा। एक होता है दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इस प्रकार हम बोलेंगे कि इसमें हम जिस लेंस का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस। एक होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है बच्चों, जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। अब ये दोष क्या होता है, सुनना, जरा दृष्टि दोष। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, मतलब ऐसा दोष जो बुढ़ापे में हो। जब बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उन बुजुर्ग व्यक्तियों की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता का मतलब अभिनेत्र लेंस का छोटा और बड़ा होने की क्षमता जो होती है उसे हम बोलते हैं समंजन क्षमता। वो क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब हम क्या करते हैं, अभिनेत्र लेंस को ना तो मोटा कर पाते, मतलब पास की वस्तु को देखना है तो वो मोटा नहीं हो पाया, दूर की वस्तु देखना है तो पतला होना है तो वो पतला भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि समंजन क्षमता क्या हो गई, घट गई। मतलब हमें ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही, नहीं पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही। तो इस दोष को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं उस लेंस को हम बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों, द्विफोक्सी लेंस। तो हमसे यही बोल रहा है ये कि क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में अवतल उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस को संशोधित, तो वो लेंस है जरा दृष्टि दोष। नेत्र गोलक का व्यास, बच्चों याद रखना कि जो आपका नेत्र गोलाकार होता है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आगे बात करते बच्चों, आगे, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। मैंने कहा ना कि जैसे आप एक साथ कहां जाओगे, उजाले में जाते हो, धूप में जाते हो, तो आपकी आंखें छोटी हो जाती है। आपकी आंखें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो आपकी आंखें छोटी होगी मतलब पुतली छोटी हो गई। कब, जब आप चमकीली जगह पे गए तो आपकी पुतली क्या हो जाएगी, आपकी पुतली बन जाती है सामान्य रहती, छोटी बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों, छोटी। मंद प्रकाश में किसी की शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मतलब आप क्या होगा, जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे, मतलब कम प्रकाश में जाओगे, तो उससे पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। किसकी वजह से, परितारिका की वजह से बच्चों। हाँ या ना, सही बताओ। आगे, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, दृष्टि पटल की बात करें, जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं। मैंने कहा था आपके दृष्टि पटल पर, मतलब जहां पर आपका प्रतिबिंब बनता है, वहां पर बहुत सारी प्रकाश शुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने कहा कि पटल मतलब दृष्टि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो है प्रकाश शुग्रिकाएं, मतलब प्रकाश सेंसिटिव पाई जाती है। जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार, मैंने कहा था अगर हमें पास की वस्तुओं को देखना है तो हमारा नेत्र मोटा हो जाता है, मतलब गोल हो जाता है। पतला कब होगा, जब हमें दूर की वस्तुओं को देखना होगा। आगे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को। अरे बच्चों यार, ये तो क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बात करी हमने। आगे, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है बच्चों, ध्यान से। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने किसी भी वस्तु को देखा, जैसे कि ये मार्कर है, मैंने देखा, अब मैं अपना नेत्र हटा भी लूंगा तो भी इसका जो प्रतिबिंब है वो मेरे दृष्टि पटल पर रहेगा 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक, मतलब 1/10 सेकंड तक। आगे, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जरा दृष्टि दोष, पढ़ा ही था। उसके बाद अबिंदुकता नेत्र दोष होने वाले, एक होता है अबिंदुकता दोष। क्या होता है बच्चों, सुनना, अबिंदुकता दोष, जैसे कि नेत्र दोष में हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और हमने कहा कौन सा दोष, जरा दृष्टि दोष। उसी प्रकार एक दोष होता है अबिंदुकता। ये क्या होता है, इसमें हमें जो सीधी वस्तु है वो तो तिरछी दिखाई देती है और जो तिरछी वस्तु है वो सीधी दिखाई देती है। और इस दोष के निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। कौन से लेंस का, देखो, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस, कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किस में किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में, द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, और बेलनाकार लेंस किस में होगा, अबिंदुकता में होगा बच्चों। किस में होगा, अबिंदुकता में। आगे, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो दृष्टि है वो न्यूनतम कहां तक देख सकती है, 25 सेंटीमीटर तक, अधिकतम कहां तक देख सकती है, अनंत तक, मतलब 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम देख पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, दृष्टि परिसर है, दृष्टि की रेंज है, परिसर को हम बोलते हैं रेंज। तो हमने कहा कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर, दृष्टि रेंज। आगे बात करते हैं, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, मतलब हम दीर्घ दृष्टि दोष को किसका संशोधन कर रहे हैं, मतलब इसका निवारण कर रहे हैं, तो कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। बात कर चुके हैं बच्चों हम अच्छे से। आगे,
कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है। सुनो, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस, उसके अलावा अबिंदुकता निवारण के लिए बेलनाकार दोष। और एक और दोष होता है जिसको आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। इसमें आपका जो अभिनेत्र लेंस होता है ना बच्चों, वो अभिनेत्र लेंस हो जाता है धुंधला। कैसा हो जाता है? धुंधला। तो यही हमसे पूछ रहा है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों ये क्या है, अपना दूसरा क्वेश्चन आ गया। मतलब अपने जो पीपीटी जिसने भी बनाई है वो सही से नहीं बनाई। ये क्या है? पहले वाले ऑप्शन आ गए। इसका ऑप्शन है कि क्रिस्टलीय लेंस जो दूधिया हो जाता है वो दूधिया होता है मोतिया बिंद में। किस में होता है? मोतिया बिंद में। ये ऑप्शन अपने गलत है ना, तो इसको लिख लेना कि अभिनेत्र लेंस का जो दूधियापन होता है वो कौन से रोग में होता है? मोतिया बिंद में होता है। किस में होता है बच्चों? मोतिया बिंद में होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका इलाज, एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। आगे, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि, देखो हमारे पास दो नेत्र हैं तो हम कहां तक देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं बच्चों 180 डिग्री तक। कहां तक देख सकते हैं? 180। अगर किसी व्यक्ति के पास केवल एक ही नेत्र है तो वो कितना देख पाएगा? वो 150 डिग्री तक देख पाता है बच्चों। नोट कर लेना। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु, मतलब कोई भी, सुनो बच्चों एक और बात बताओ, अगर आपको कोई बोले कि जो व्यक्ति नेत्र दान करता है वो क्या पूरा नेत्र गोलक निकाल के दान करता है क्या? नहीं बच्चों, नेत्र दान जो भी व्यक्ति करेगा वो केवल उसके कोर्निया को दान करता है बच्चों। जो बाहर जो पारदर्शी परत होती है ना, केवल उसको दान करता है। और उसको कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। मतलब 10 वर्ष वाला हो, 25 वर्ष वाला, 60 वर्ष वाला हो, कोई भी दान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल, मतलब कौन सा ऐसा रंग है जिससे हम खतरे के निशान बनाते हैं? तो निशान हम किस रंग से बनाते हैं? लाल रंग से। आपको पता है बच्चों ऐसा हम क्यों करते हैं? सुनना, प्रिज्म के बारे में सब जानते होंगे। जैसे हमने कहा कि ये कोई प्रिज्म है ना। अब जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं बच्चों, हम जब किसी प्रिज्म पर क्या डालते हैं? हम जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं बच्चों, जैसे कि हमने इस प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला, तो ये प्रिज्म क्या करेगा? इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देगा बच्चों। कितने रंगों में विभाजित कर देगा? 7 रंगों में। कितने रंगों में विभाजित कर देगा? 7 रंगों में। जैसे कि लाल कलर अलग होगा, देखना, रुको एक मिनट। तो जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो वो कितने रंगों में विभाजित कर देता है? 7 रंगों में विभाजित कर देता है, 7 रंगों में। तो मुझे बताओ, जो लाल कलर होता है बच्चों, लाल रंग जो होता है, वो लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है बच्चों। और जो बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि हमने कहा कि माना ये बैंगनी रंग है। देखना, सुनो क्या कहा हमने। जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को डालेंगे तो वो प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभाजित कर देगा। और वो 7 रंग कौन कौन से? वो 7 रंग होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वो 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर। मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो मतलब आसमानी, ब्लू मतलब नीला, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, और R का अर्थ हो गया रेड मतलब लाल। और जब हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी तरंग धैर्य हो जाती है, बढ़ जाती है। तरंग धैर्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब कहने का अर्थ है लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होगी और वॉयलेट मतलब बैंगनी रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होगी बच्चों। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी जो आवृत्ति, तरंग धैर्य तो क्या होती है? बढ़ती है। तरंग धैर्य तो क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जो आवृत्ति होती है बच्चों, वो आवृत्ति हो जाती है, घट जाती है। आवृत्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। मतलब लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा लेकिन आवृत्ति सबसे कम, बल्कि बैंगनी रंग की तरंग धैर्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। और जब हम प्रिज्म पर कोई प्रकाश डालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो विक्षेपित किरणें है वो बैंगनी है और सबसे कम कौन सी होती है? लाल। मतलब लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे एक बताओ, जब खतरे के निशान हम लाल बनाएंगे, कौन से रंग के बनाएंगे? लाल, तो उसका विक्षेपण बहुत कम होगा। मतलब वो उतने ही क्षेत्र में रहेगी, क्योंकि विक्षेपण नहीं होगा तो बिखरी हुई नहीं लगेगी, तो हमें लाल रंग आसानी से दिखाई देगा। इसलिए हम खतरे के निशान कौन से रंग के बनाते हैं? लाल रंग के बनाते हैं बच्चों। आगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो रंग हमने बता दिया बच्चों, कौन सा? बैंगनी रंग। कौन सा रंग है? बैंगनी रंग। किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश पुंज का मार्ग नहीं दिखाई देता, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई देता है। दिए गए सभी कथन सत्य। इधर देखो,
कोलाइडी कण क्या करते हैं, जब प्रकाश कोलाइडी कणों पर गिरते हैं बच्चों, कोलाइडी कण, है ना, तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देगा और इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, ये ऑप्शन होगा। आगे, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज वायु के कण या प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित करता है तो प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, अभी जस्ट हमने देखा बच्चों। आगे, तारों का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है बच्चों? तारों का टिमटिमाना, सुनना, एक होता है तारों का टिमटिमाना, ग्रह का नहीं टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जब तारे टिमटिमाते हैं तो उसमें होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या करता है, सुनना बच्चों, वायु, जैसे कि हमने कहा कि ये वायु है, ऐसे ये वायु की परतें हैं, ये स्टार है, ये स्टार हमसे अनंत दूरी पर है इसलिए हमने बिंदु जैसा दिखाई देता है। अब ये स्टार से जब प्रकाश आएगा, क्या आएगा बच्चों, प्रकाश आएगा, तो इस वायुमंडल की वजह से, क्योंकि मुझे था ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला माध्यम सघन है। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, इसलिए आपको ये नॉलेज होगी कि विरल माध्यम क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, वो माध्यम विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम कौन सा होता है, सघन। मतलब जब निर्वात से प्रकाश आएगा तो विरल माध्यम से आएगा, जैसे ही वायु में प्रवेश करेगा तो सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है बच्चों, और यह प्रकाश जब मानव नेत्र पर पड़ेगा तो हम मुड़े हुए प्रकाश को नहीं देख सकते, इसलिए हमें स्टार कहां नजर आएगा, यहां पर। इसलिए हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो तारे जब टिमटिमाते हुए तो वायु माध्यम के किस गुण पर, ऊपर से नीचे की और वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है। मुझे तो ऊपर अपवर्तनांक क्या है, कम, नीचे अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा। तो ये ऑप्शन ही हो गया अपना सही। आगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग दिखाई देता है बच्चों नीला। सॉरी, जगह हम वायुमंडल से देखेंगे, किससे देखेंगे, वायुमंडल से देखेंगे, तो वायुमंडल से तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देगा। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से देखेंगे बच्चों, कहां से देखेंगे, अंतरिक्ष से, तो अंतरिक्ष से देखने पर वायुमंडल, हमारा जो आकाश है वो काला नजर आता है। फिर हमें आकाश नीला क्यों आता है? तो ये घटना होती है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बच्चों। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का छोटे छोटे कणों से टकराकर फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और जो सूक्ष्म कण होते हैं, वायु के सूक्ष्म कण होते हैं, वो नीले प्रकाश को फैलाते हैं, और वायु के अधिकतम कण सूक्ष्म होते हैं तो वो नीले प्रकाश को फैलाते हैं। इसलिए हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला, वायुमंडल की वजह से। लेकिन जब अंतरिक्ष से देखेंगे तो वास्तव में आकाश कौन से कलर का है, काले कलर का, काले रंग का। आगे, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो हमने बात करी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? सुनना, हमने सारी बीमारियों के बारे में बात करी, उसी प्रकार एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं वर्णांधता बच्चों। कौन सी बीमारी बोलते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता वाले व्यक्ति को हरी चीजें लाल दिखाई देती है, लाल रंग हरा दिखाई देता है। मतलब अगर हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो भी होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को जो कि वर्णांध है उसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बना दें, तो मुझे एक बात बताओ, हरा उसे क्या दिखाई देगा, लाल, लाल उसे क्या दिखाई देगा, हरा। मतलब जब उसे गाड़ियों को रोकना होगा तो वो चला देगा, और जब उन्हें गाड़ियों को चलाना होगा तो वो उसे रोक देगा। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो गए, है ना, ड्राइवर हो गया, कौन सा ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर हो गया, वो क्या होगा, उसे हम लाइसेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं देते क्योंकि वो वर्णांध है। तो अब मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? जो वर्णांध नहीं है। जो वर्णांध होंगे उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों आज के एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मेहनत को निरंतर करते जाना है बच्चों। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत हम ये आती है कि हम अपने आप को ही कमजोर समझने लग जाते हैं बच्चों। गिरते हैं से सवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब अगर हम युद्ध ही नहीं करेंगे, युद्ध से ही डरने लग जाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों? तो अगर आपको सफल होना है तो आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा बच्चों। और युद्ध करने के लिए आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स होकर युद्ध करो, क्योंकि आपको आज एग्जाम से युद्ध करना पड़ेगा तो कल जिंदगी से युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध तो करना ही है, इसलिए आपको आराम से रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करनी है और अपना रिजल्ट एकदम मस्त बनाना है बच्चों। तो आज की क्लास में आशा करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद पढ़ते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।